अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान है, इससे हर इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा बड़ा मुतासिर है। अमूमन हुकूमत का काम है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। रोज़ इस्तेमाल की अशिया जिस तरह से है, महंगाई की तरफ जा रही है, इससे एक गरीब से गरीब इंसान ही नहीं बल्कि एक मुतवस्सित तबका भी बहुत मुतासिर है। हुकूमत का काम है कि हेल्थ, तालीम और ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात को फराहम कर सके, मगर हमारे हुक्मरान जो हैं और जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के झगड़े में पड़ी हुई हैं कि हमारा सीट यहाँ पे आ जाए, हमारा वज़ीर आज़म बन जाए, हमारा मेयर बन जाए, हमारा गवर्नर बन जाए। अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं नज़र आ रही। जो हमारी सियासी जमातें हैं, वादे तो अवाम से बहुत किए जाते हैं। इस पूरी कौम से जिस वक्त ये बरसरे इक़्तिदार नहीं होते, बहुत से दावे किए जाते हैं, बहुत सी बातों को किया जाता है कि महंगाई हो गई है और आटा इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस के बिलों को देखें, गैस के बिल फाड़े भी गए स्टेज पे खड़े होकर हमारे सियासी रहनुमाओं ने। मगर देखने में यह आया, जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो कौम को भूल जाते हैं और दोबारा से यू टर्न ले लेते हैं। और यू टर्न इस तरह से लेते हैं, इस खूबसूरती से लेते हैं कि जैसे कि वो आवाम के उस वक्त भी बहुत हमदर्द हों, लेकिन आवाम को कोई सही सहूलियात मैसर नहीं आ रही होती। अब आने वाला है मिनी बजट। अब मिनी बजट के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं, वज़ीर ख़जाना हमारे जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मिनी बजट जो है वो इस तरह होगा, और जो हमारे यहाँ पेट्रोल में और डीजल में और किसी भी चीज़ में, और यहाँ तक कि बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, और आवाम जो है मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, नईम आवान साहब। नईम आवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नईम आवान साहब, हुकूमत का काम होता है आवाम को सहूलियात फराहम करना। जिस वक्त सियासी रहनुमा जैसे कि आप हैं या आपकी पार्टी इस वक्त सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, दावे तो बहुत करती है कि जी हम ये कर देंगे, हम ये फराहम कर देंगे, ये महंगाई है, हम आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी नारा लगाती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता। तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए बात ये है कि अपोजिशन और हुकूमत का होना बड़ा ज़रूरी होता है। इन 3.5 सालों के अंदर जो पिछले गुजरे हैं, इन 3.5 सालों के अंदर आपकी भी इल्म के अंदर होगा कि जमहूरी निज़ाम के अंदर जो लोग इस मुल्क के अंदर सेलेक्ट करके लाए गए और इस मुल्क को चलाने वाले यहाँ के लोग ही नहीं थे। इस मुल्क को चलाने वाले वो इंपोर्ट किए हुए जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो इंपोर्ट किए हुए जो बैरून मुल्क से ला के यहाँ बिठा दिया और निज़ाम का जो हाल किया वो आपके इल्म के अंदर भी है। अब बात ये कि निज़ाम चलाने के साथ साथ किसी भी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम का होना बड़ा लाजमी है। पिछले 3.5 साल तो वो नुकसान जो हमने उठाया, और अब जो हम पिछले कोई 8-9 माह से जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाली है, तमाम जमातें एक प्लेटफार्म के ऊपर है और हमारा नज़रिया भी ये था और हम इसी स्टांस के ऊपर आए थे कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। ये महंगाई के दलदल में जो पिछली हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को धकेल के गई है, हम इंशाल्लाह ताला हर किस्म के वसाइल देंगे। लेकिन सियासी इस्तेकाम पिछले 8-9 माह से इमरान खान और इमरान खान साहब के जो अपने लोग हैं वो सियासी इस्तेकाम पैदा होने ही नहीं दे रहे। अच्छा, जिस मुल्क में हमारी सियासी पार्टियों में कि जब वो बरसरे इक़्तिदार नहीं होते हैं, जब वो उनके पास वो कुर्सियां नहीं होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत जो थी उसने महंगाई की है और हम आएंगे तो सस्ता कर देंगे। लेकिन जब वो आते हैं तो वो पिछली हुकूमत पे तमाम मलबा डाल देते, तमाम कचरा उनके ऊपर डाल देते। वही आप कर रहे हैं, वही इमरान खान साहब ने किया। तो आवाम को कैसे सहूलियात मिल सकती है, आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? देखिए ना, आवाम जब वोट देती है तो आवाम का कंसर्न ये नहीं होता कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं टीवियाँ उतारूंगा, मैं जेलों में बंद करूंगा। आवाम का कंसर्न ये होता है हमें सस्ती रोटी चाहिए, हमें अतवार सस्ती चाहिए, हमें गैस, पानी, बिजली चाहिए,
جو چیزیں عوام کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمارا جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ ہر قسم کے وسائل دے. لیکن جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ سیاسی استحکام جس ملک کے اندر نہیں ہوتا ہے وہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے. 8-9 ماہ سے ہم مسلسل جو ہے کوشش ہماری یہ کہ ہر قسم کے وسائل لوگوں کو دے, لیکن معاشی استحکام اس صورت میں آ سکتا ہے, سیاسی استحکام کا جو ہے وہ پلیٹ فارم کسی ایک جگہ پہ لوگ آ کے کھڑے ہوں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 72 سال سے جو ملک کے اندر مہنگائی کی شرح جہاں لا کے کھڑی کی تھی 11.8 تھی, آج مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 21.8 پہ موجود ہے. 72 سال کے اندر جو ڈالر کے ریٹ تھے وہ آپ کے 116 پہ گئے تھے, لیکن 3.5 سال کے اندر وہی ڈالر کے ریٹ 225 روپے لے جا کے کھڑے کر دیے. وہ پیٹرول جو 75 روپے لیٹر جو ہے بآسانی مل جاتا تھا لے جا کے 3.5 سالوں کے اندر 190 پہ کھڑا کیا. بہت ساری ایسی چیزیں 500% ادوات مہنگی کی 3.5 سالوں کے اندر, پھر گیس, پھر بجلی, جہاں آپ کا 8 روپے یونٹ, عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ بل جلاتے تھے کہ 8 روپے یونٹ یہ مہنگائی پیدا کر رہا ہے, تو میں بل جلاتا ہوں میں 2 روپے یونٹ کروں گا, سر 32 روپے یونٹ چھوڑ کے گیا. اب صورتحال یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ آپ نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان, ہم اپنے اسٹانس پہ آج بھی کھڑے ہیں, اور روٹی کپڑا مکان جب سے ہم نے 18ویں ترمیم تمام صوبوں کو دیے, 18ویں ترمیم سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارا موقف بھی ہے, یہ ایجنڈا آج بھی یہ روٹی کپڑا مکان کا. آپ لوگ جو ہیں, آپ جتنے بھی یہاں پہ اس وقت برسر اقتدار جو جماعت آئی ہے, جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 11-12 سال سے برسر اقتدار ہے سندھ میں اور کام کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن جو بنیادی کام ہیں وہ نہیں کر رہے. اب پی ڈی ایم بھی ہے آپ کے ساتھ, تقریباً 13-12 جماعتیں آپ لوگ ہیں, لیکن آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. آئی ایم ایف آپ دیکھیں کیا کر رہا ہے, آج بھی کیا کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ باقاعدہ کیسز ہیں اور آئی ایم ایف باقاعدہ چھان بین کر رہی ہے پورے ریکارڈ کی. تو یہ صحیح بات ہے کہ بس ایک غیر ملکی آ کے ہمارے ریکارڈ کی بس چھان بین کریں؟ بالکل سر, یہ تو ہم بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے ہم اس وقت سیریس بھی ہیں. اور چھان بین کیوں کر رہی ہے, بات یہ جیسا آپ نے سوال کیا نا, یہ قوم اب سمجھ چکی ہے, قوم کو پتہ ہے, قوم اب سوال نہیں کرتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا دیا گیا ہے. آپ کا کشمیر جو ہے وہ آرٹیکل 370 ریووک کرا کے وہ انڈیا کے حوالے کرا دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جب آپ کی ملکیت نہ رہے اور چھوٹا منی بجٹ ہو یا پھر بات یہ کہ بڑا بجٹ ہو, اب آپ اور ہم فیصلے نہیں کریں گے, اس ملک کے اندر آئی ایم ایف فیصلے کرے گا. لیکن صورتحال یہ جو آئی ایم ایف کنٹرول کر کے اس پر پورے پاکستان کی تمام معیشت کے اور ساتھ میں جو بجٹ مینٹین کرے گا, یہ کس کا یہ کردہ درد ہے. آج بات یہ نا کہ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں, اس ملک کی بات یہ کہ سلامتی لا کے جہاں کھڑی کی, ایف اے ٹی ایف کے اندر جا کے لہاں بلیک لسٹ ہونے جا رہے تھے, ہم نے سیاسی طور پر جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیاست قربان کر دیں اس ملک کے لیے. ورنہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ باجوہ صاحب نے خود اپنے منہ سے کہا کہ اگر عمران خان رہتا تو یہ ملک نہیں رہتا. تو جب وہ خود اپنے منہ سے یہ بات بول کے چلا گیا, اور ہم پچھلے 3.5 سال سے ٹھیک رہے تھے کہ الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے, اور ملک کو چلانے کے لیے بات یہ کہ کابینہ کی جو کابینہ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں جو علاقوں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں. جس وقت آپ کے وزیر خزانہ آئے, انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کس طرح سے آئی ایم ایف سے نپٹنا ہے, کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے ڈالر کو نیچے لانا ہے. لیکن ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. لیکن وہ آئے تو آپ ہی لوگوں کی منشا سے تھے نا, آپ ہی لوگ بس اقتدار میں تھے نا. جب نواز شریف صاحب آئے تو وہ دعوے کہاں گئے, عوام کو کیا مل رہا ہے؟ عوام تو وہی مہنگائی, اور مزید جو مہنگائی بڑھے گی, ابھی مزید جو منی بجٹ آنے پہ جو پیٹرول مہنگا ہوگا اور جس طرح سے مہنگائی کا یہ طوفان اور مزید سونامی آئے گا, تو سر ایک غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ اس طرف آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے نا, اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, آپ اس وقت اتنا زیادہ آپ کے اوپر قرضے چڑھ چکے ہیں. آپ ورلڈ بینک کے قرض ہوئی ہیں, آپ ایشین بینک کے قرض ہوئی ہیں, آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قرض ہوئی ہیں, آپ نے کوئی ممالک چھوڑا نہیں ہے. بات یہ کہ 24,000 ارب ڈالر کا جو قرضہ اس ملک کے اوپر 72 سال میں پہنچا, وہ 3.5 سال میں 44,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیں. جیسے کہ ابھی پیٹرول کی ریٹ ابھی جو ہے وہ انکریز ہوئے بڑھے, پیٹرول کے ریٹ آپ کی بل میں کے اندر ہوگا
होगा, यही जो फाइनेंस मिनिस्टर था 4 महीने इसने कंट्रोल करके रखे हुए थे, इसकी उड़ान नहीं चल रही थी। जो डॉलर था जिस हिसाब से इनकी अपनी कैलकुलेशन थी, जिस हिसाब से ये आईएमएफ को लिख के गए थे, और साहब का इनको जो फाइनेंस मिनिस्टर था शौकत तरीन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा मायदा आईएमएफ के साथ हो गया है, 100 अरब जो है वो डॉलर आने वाले हैं। लेकिन अवाम को बताना चाहता हूं, ये 2021 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मार्च की बात, ये 2021 के मार्च के अंदर कहा कि लेकिन हमें जो कर्जा आ रहा है, हमने हर महीने 8 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाने। उस वक्त जो आपके पेट्रोल के रेट थे वो आपके 175 रुपए रेट थे। 8 रुपए कहां बढ़ा है? सर मैं 30 रुपए बढ़ा दिए। सर मैं बता रहा हूं, देखिए ना, 108 रुपए रेट अगर जनवरी अपना अगर पिछले 2021 से रेट अगर ये बढ़ाते तो आज जो है वो पेट्रोल के रेट आपके 350 रुपए पे पेट्रोल खड़ा होता है। ये तो इनकी अपनी जो है वो थी, जो इन्होंने मंतक डाली हुई थी कि बात ये, एक तरफ महंगाई का रोना गाते थे, दूसरी तरफ मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट पे जाके खड़ा कर देते थे, और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। देखें, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो फोकस है, आवाम को जो अदवाज चाहिए, जो बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, आवाम को सस्ती जो है वो रोटी चाहिए, हमारा फोकस भी इन चीजों पर है। लेकिन बात यह कि मुल्क के अंदर फोकस आपका यही है, लेकिन अवाम को कुछ नजर नहीं आ रहा है, इस कौम को कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये कौम इंतहाई परेशान है। चलिए इस बात से हट के हम दूसरी तरफ आते हैं। क्या इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? हमारी मईशत इस काबिल है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, कि अरबों रुपया हम वहाँ पे लगा दें, और हमारे मुल्क में जो गुर्बत है, कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में, लोगों को रोटी खाने की लाले पड़े हुए हैं, तो क्या हमारी मईशत इस काबिल है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं? कतई तौर पे इस वक्त मुल्क की सूरत हाल नहीं है कि इस पे जो है 54 अरब रुपए का अगर जनरल इलेक्शन पे चले जाते हैं तो वो चाहिए। फिर जो अभी ज़िमी इलेक्शन के अंदर जो अभी होने हैं 35 सीटों के ऊपर, 33 सीटों के ऊपर, उसके लिए जो करोड़ों रुपए का जो फंड चाहिए, वो इतना अभी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमने दरख्वास्त की थी कि इसके लिए फ़ंड जो है वो रिलीज़ करें, तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया कि हमारे पास इतने एसेट्स नहीं हैं, असासे नहीं है, या हमारे पास ट्रस्ट डेफिसिट और इतनी जो है वो अमाउंट नहीं है कि हम जो है इस जो है वो आपके ज़िमी इलेक्शनों के लिए पेमेंट दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वो लोग जो इस्तीफे दे के आप उन्हीं सीटों पर लड़ने के लिए आ रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो एक्सपेंस होंगे ना, ये जो इसके ऊपर अखराजात आएंगे, वो इनसे लिए जाएं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप इस्तीफे देते हो, फिर उन्हीं सीटों पर लड़ने के लिए आते हो, तो क्या करना चाह रहे हो इस मुल्क के साथ? आप इस मुल्क को कहां ले जाना चाह रहे हो? आप अब देखिए, इमरान खान साहब अभी 9 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हुए 11 के ऊपर, इमरान खान साहब खुद खड़े हो गए। अब अवाम, बात मैंने कहा ना, अवाम को शऊर है इस वक्त, आसिफ भाई, लोग समझते हैं। अब 11 सीटों पे इमरान खान साहब लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। अब मुझे कोई ये बताया कि इमरान खान अगर जीत भी जाता है 11 सीटों पर, तो इसने 1 सीट रखनी है, बाकी जो 10 सीटें। लेकिन सर बिलावल भुट्टो भी तो कई सीटों पर लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं लड़े। 4 सीटों पर, 5 सीटों पर तो वो भी लड़ रहे हैं। सर आसिफ अली जरदारी साहब लड़े, तो आप उनको ब्लेम क्यों दे रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आप अपने यहाँ भी तो देखें कि हम भी तो लड़े ना 4-4, 5-5 सीटों से। सर वो जनरल इलेक्शन की अगर बात करें तो जनरल इलेक्शन के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है, एक बजट आपके पास जो है वो मौजूद होता है कि देखें ना, पाकिस्तान की अवाम, बात ये है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब से प्यार करते हैं तो वो उनकी रिक्वेस्ट भी होती है कि बात ये, कोई कहता लड़काना से आप बिलावल साहब लड़ें, कोई कहता जी लियारी से आप इलेक्शन लड़ें, किसी की दरख्वास्त ये होती है कि हैदराबाद से इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त क्या माशी तौर पर आप उस जगह पे खड़े हुए कि आपका मैशत, आप उस इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि आप 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ें? और उसके बाद सूरत हाल, मैं तो समझता था कि इमरान खान साहब, आसिफ भी, बात ये है कि जरदारी साहब के दुश्मन है, बात ये कि बिलावल भुट्टो साहब के दुश्मन है, शायद शहबाज शरीफ के दुश्मन है, शायद नवाज शरीफ के दुश्मन है। नहीं, ये अवाम का दुश्मन है। ये जो पैसा इसके ऊपर अखराजात आ रहे हैं, ये आपके और मेरे जेब से निकलेंगे। इसके ऊपर जो एक्सपेंस आएंगे इलेक्शन के ऊपर, इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो गरीब अवाम ही बर्दाश्त करेगी ना। जाहिर है कि फिर उस पे जो टैक्स लगेंगे, बिलों पे टैक्स लगेंगे, और फिर जिस तरह से हम टैक्स अदा करता है, गरीब आदमी जिस तरह से टैक्स अदा करता है, अपने बच्चों का पेट काट के भरता है, लेकिन उससे ऐश जो करते हैं वो हमारे हुक्मरान करते हैं। चले इस बात से हटके हम अब दूसरी तरफ आते। बल्दियाती इलेक्शन तो हुए, मेयर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, MKM से भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी से कर रहे हैं। तो ये मसला क्यों नहीं हल होगा ताकि नुमाइंदे बैठ सके, मेयर आ सके, और आवाम का कम से कम नहीं, ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, पानी का है, रोडों का मसला, ये हल हो सके, तो कम से कम इससे तो निजात मिले।
دیکھیں ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ سیٹوں پر الیکشن ہونے باقی ہیں، جس میں سے جو لوگ بیچ میں جو گیپ آیا 2-3 دفعہ پوسٹ بونڈ ہوئے، اس درمیان جو چیئرمین وائس چیئرمین انتقال کر گئے تو ان کی جو سیٹیں رہ گئی تھیں ان میں الیکشن ہونا باقی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیات کا ٹوٹل جو فگر ہوتا ہے آپ کا، ان کا جو نظام بنا ہوا ہے، اس میں ٹوٹل سیٹیں ہوتی ہیں 368 کا عوام جو ہے نا موجود ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ کو 195 سیٹیں درکار ہوتی ہیں کسی بھی پارٹی کو میئر لانے کے لیے۔ 195 سیٹوں کو اگر کوئی فلفل کرے گا تو اس کا میئر آ سکتا ہے۔ آپ 60 ڈسٹرکوں کی کیلکولیشن نہیں کریں گے کہ 4 ڈسٹرکٹ فتح کرا لیے تو 3 ڈسٹرکٹ رہ گئے، یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا۔ اب 195 کا اگر آپ کا جو ہے وہ موجود ہے تو 92 سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ریزرو کی سیٹیں، پھر خواتین کی جو ایک کوٹا ہے، پھر ہمارے پاس مائنورٹیز کا ایک کوٹا ہے، پھر اس کے اندر ڈسیبل کا کوٹا ہے، اس کے اندر پھر کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس کیلکولیشن پوری کر رہی ہیں 145، یہ ملا کے جو ہماری ریزرو کی سیٹیں 145 کے بعد 195 کے اندر جانے کے لیے ہمیں جو درکار ہوں گی ایکسٹرا سیٹیں، حسب پری بارگیننگ ہماری چل رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی پوری دنیا کے اندر رونا گانا جو ہے مچایا ہوا عمران خان صاحب نے، ان کی اپنی جو سیٹیں پی ٹی آئی کی جو ہمارے بھائی ہیں کراچی کے اندر، وہ ہم سے پراپر رابطے کے اندر۔ ٹھیک ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ویلکم بیک۔ جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا ہماری معیشت ایسی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، جس طرح سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں۔ پھر منی بجٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعیم آوان صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں معروف صنعت کار میاں زاہد حسین صاحب۔ میاں زاہد حسین صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ زاہد صاحب، اس وقت منی بجٹ آنے والا ہے، اور اس منی بجٹ سے کیا توقعات رکھتے ہیں ایز اے صنعت کار، بزنس مین آپ، اور عوام کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پسے گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ 2-3 باتیں ہیں جو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں منی بجٹ کیوں آ رہا ہے؟ منی بجٹ اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو خرچے ہمارے وہ زیادہ ہیں اور جو انکم ہے ہماری وہ کم ہے، اور پاکستان کی جو 300 ارب ڈالر کی اکانومی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی 11,000 ارب روپے کا ٹیکس آنا چاہیے پاکستان کو سالانہ۔ کتنا ٹیکس آنا چاہیے زاہد صاحب؟ 11,000 ارب روپے۔ 11,000 ارب روپے کا ٹیکس آنا چاہیے، تو سر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بس ایک تو ٹیکس جو سن لیں، جبکہ ٹیکس جو آ رہا ہے وہ صرف 7,000 ارب آ رہا ہے۔ اب گورنمنٹ ظاہر ہے کہ مجبور ہے، اب گورنمنٹ کو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے اور گورنمنٹ کی اپنی ضروریات بھی ہیں، تو اب گورنمنٹ کو 170 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ نئے ٹیکس لگانے جا رہی ہے، جو کہ منی بجٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹیکسوں کا فقدان ہے جتنے آنے چاہیے ہماری اکانومی کے حساب سے، اس حساب سے آ نہیں رہے۔ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ چلانے کے لیے اور ملک چلانے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس لگانا مجبوری ہے، اور اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صرف یہ اسی کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ یہ نیا بجٹ آ رہا ہے، بلکہ اب وہ پیٹرولیم لیوی بھی لگے گی 10 روپے ڈیزل کے اوپر، اور پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بھی بڑھیں گے، بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، گیس کے ریٹ بڑھیں گے۔ بجلی اور گیس کے ریٹ اس لیے بڑھیں گے کہ ان شعبوں میں بھی تقریباً 600-700 ارب روپے سال کے ہمارے لاسز ہیں صرف بجلی میں، اور 200 ارب روپے کے لاسز ہیں جو لوگ پیسے نہیں دیتے، بل نہیں دیتے یا چوری کر دیتے ہیں، تو وہ بجلی میں اور گیس اس میں بھی لاس ہے۔ اب ان ساری سچویشن سے عہدہ برا ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ یا تو لوگ ٹیکس دیں یا پھر حکومت نئے ٹیکس لگائے۔ اب جو نئے ٹیکس لگاتے ہیں تو ظاہر ہے جو پرانے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آلریڈی موجود ہیں انہی کے اوپر ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے زاہد بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ معروف تاجر عتیق میر صاحب۔ عتیق میر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو۔ میاں زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں مزید ٹیکس لگانا چاہیے، اور اس وقت ہمارے ملک میں 11,000 ارب روپے کا مقصد یہ کہ ہونا چاہیے منی بجٹ۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ تاجر بھی تو احتجاج پہ ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس لگانا چاہیے یا 11,000 ارب لگانا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ گورنمنٹ اب کیا کرے۔ دوسری طرف عوام کی مجبوری ہے کہ عوام ٹیکس کہاں سے دے۔ جی کیا کہیں گے عتیق میر صاحب؟ دے رہے وہی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اصل میں جو موجودہ مالیاتی صورتحال ہے
وہ تو یہی کہتی ہے جو میاں زاہد حسین صاحب کہتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ایک وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا مریض، اسے تو بلڈ چاہیے، اور بلڈ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پھر آپ اگر بلڈ اس کی رگوں سے کھینچنا چاہتے ہیں تو وہ تو یقینی طور پہ مر جائے گا۔ اس وقت دیکھیے ہم ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں، اور وہ عالمی مالیاتی اداروں کا سرکل یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک ہدف دیتا ہے کہ اتنا ٹیکس آپ نے وصول کرنا ہے اور ہمیں ہمارے قرضوں کا اس شرح سے سود دینا ہے۔ تو ہم سود دینے کے لیے قرض لیتے ہیں، اس قرض سے ہمارا والیوم جو قرض کا ہے وہ اور بڑھتا ہے، جب قرض کا والیوم بڑھتا ہے تو سود بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ٹیکس وصول کر لیں، جتنی بھی دنیا سے امداد مانگ لیں یا مزید قرض لے لیں، دینا ہمیں ان قرضوں کا سود ہے۔ یہ ایک ایسا گرداب ہے، ایک ایسی لعنت ہے جس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرضوں کا جو پہاڑ ہے اسے کم کریں۔ وہ کم ہوگا تو سود کم ہوگا، سود کم ہوگا تو ہمارا مالیاتی بوجھ کم ہوگا۔ ٹھیک ہے اس طرف عتیق میر کوئی صاحب، بھی خیال نہیں آپ کا کرتا۔ پوائنٹ آ گیا، یہی پوائنٹ لے کے میں میاں زاہد حسین صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ یہ جو ہم قرض لے رہے ہیں، یہ سود ہم اس کا دے رہے ہیں زاہد صاحب، اور سود جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ قرض لیں گے تو قرض کی قسط بھی دینی ہوگی اور سود بھی دینا ہوگا۔ اب ہم نے مئی کے مہینے تک تقریباً کوئی 8 ارب ڈالر کی قسطیں واپس لوٹانی ہیں، جس میں دبئی کے بینک بھی ہیں، جس میں انٹرنیشنل لوگ بھی ہیں، تو 8 ارب ڈالر کی ہم نے قسطیں واپس کرنی ہیں۔ وہ 8 ارب ڈالر تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس ہیں 3 ارب ڈالر، بلکہ 2.9 ارب ڈالر۔ پھر ہم نے امپورٹس بھی کرنی ہے۔ اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں نئے قرضے لے کے پرانے قرضے لوٹانے ہیں۔ اب نئے قرضے اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں انٹر نہیں ہوں گے، کیونکہ آئی ایم ایف یا عالمی برادری یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ اپنی معیشت درست کریں، آپ ہم سے جو پیسے لے جاتے ہیں وہ پیسے ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو پہلے ٹھیک سر کریں۔ آئی ایم ایف تو ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کو کھنگال رہی ہے چھنی کی طرح۔ ابھی نعیم آوان صاحب سے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو مطلب یہ ملک کے لیے صحیح ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس چیک کر رہی ہے، اور اگر اکاؤنٹس اس میں کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے تو اس پہ باقاعدہ پرچے بھی کٹ رہے ہیں۔ آج بھی ایک پرچہ کٹا ہے ہمارے وزیر داخلہ پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے اکاؤنٹس جس نے ہمیں پیسے دینے ہیں تو وہ ہمارے اکاؤنٹ چیک تو کرے گا نا کہ بھئی یہ پیسے لے کے جا کہاں رہے ہیں، اور یہ کہ یہ پیسے واپس لوٹائیں گے کس طرح۔ تو لہٰذا وہ تو پھر ان کے قانون میں ہے کہ بھئی ہم آپ کو پیسے تب دیں گے جب آپ ہمیں اپنا کچا چٹھا دکھائیں گے، کھاتے دکھائیں گے، پتہ لگے کہ بھئی آپ کے پیسے جا کہاں رہے ہیں۔ اور نعیم آوان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ان کو پتہ ہے۔ دیکھیے ابھی بھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے بیساکھی معیشت کی دعوت دی ہے تمام پارٹیوں کو، اور نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بیساکھی جمہوریت کے بعد ہم نے بیساکھی معیشت کی اس وقت بھی دعوت دی تھی۔ اب دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس وقت کن کے کنٹرول کے اندر ہے، جن کے کنٹرول کے اندر ہے وہ آپ کے اثاثے ایسٹس بالکل آپ کے چیک کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ آپ کا ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا ہے، اس کی پاسداری وہ کریں گے، اور آپ کو بھی پاسداری کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سابقہ معاہدے ہوئے ہیں جس حساب سے یہاں جن چیزوں کے اب ریٹ انکریز ہو رہے ہیں، میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو کہا کہ 4 ماہ تک پیٹرول کے ریٹ رکے ہوئے تھے، 4 ماہ کے بعد ایک بم پھٹا، لازمی سی بات ہے، اب بات یہ ہے کہ پھٹ نہیں تھا، 35 روپے پیٹرول کے ریٹ گئے، لیکن 4 ماہ کنٹرول رہے۔ اگر یہ کنٹرول نہیں رہتے تو آج ہم پیٹرول 350 روپے پہ پر لیٹر پیٹرول بیچ رہے ہوتے، اور پیٹرول بڑی بنیاد رکھتا ہے اس ملک کے اندر۔ ڈالر پیٹرول کہیں آگے پیچھے ہو تو ملک کی معیشت کا جو ہے وہ دیوالیاں نکلنا شروع ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈالر جب بڑھتا ہے تو آپ کے قرضے جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو آپ کی قسط بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو بیساکھی معیشت پہ آپ کو جانا پڑے گا، لیکن بیساکھی معیشت سے پہلے سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام ایک پارٹی ایسی ہے جس کا سابقہ سیاسی وزیر اعظم استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ عتیق میر صاحب، اس وقت تمام تاج سراپا احتجاج ہے، اور ان کا کیا موقف ہے؟ اور ابھی بیچ میں آپ لوگ احتجاج پہ بھی جا رہے تھے کہ سولجر بازار میں احتجاج کریں گے اور کئی دن کا احتجاج کریں گے، ایل سی بھی نہیں کھولی گئی، اور دیگر بھی جو امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہماری بند ہے، تو آپ کیا کہیں گے احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیں احتجاج تو اس وقت پورے ملک کی عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اس لیے کہ کہیں پر بھی
आवाम को रिलीफ देने के लिए कहीं गवर्नेंस नजर नहीं आती, कहीं ऐसे सारा जोर इस पर है कि कौन कितना पैसा देगा, कितनी इमदाद देगा। हुकूमती सतह पर सिर्फ भीख और कशकोल को सामने लाया, कहीं ऐसी कोई सूरत हाल कि आवाम किस तरह गुजारा कर रही है, पेट्रोल की कीमतें किस तरह नीचे आनी है, किस तरह आपने जो इब्तिदा में भी एक बात की कि सूद जो गुनाह है, ये एक ऐसा अजाब है जो आप किसी बैंक से कर्ज लेकर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवा के देखें कि वो किस तरह सितम ढाते हैं। ये जुल्म का निजाम पूरे पाकिस्तान की मैशियत को, पूरे मुल्क की आवाम को अपनी लपेट में ले चुका है। इससे निकलना होगा। जब तक ये मौजूद है, मैं समझता हूँ किसी भी सतह पे हमें कहीं करार आ नहीं सकता, कहीं हमारी परेशानी का कोई अजाला हो नहीं सकता। अवाम सड़कों पे निकलना होगा, इसलिए कि जो भी इस वक्त एक पीडीएम की सूरत में हुकूमत मौजूद है, उसके पास कोई हल नहीं है। उसने जो भी वजन उठाया है, उसकी टांगे डगमगा रही हैं। वो एतराफ कर चुके हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर एक दफा फिर मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत को आना चाहिए और इंतखाबात इसका बज़ाहिर तो हल है। ये दीगर बात है कि अब वो इंतखाबात के अखराजात ज्यादा हैं, लेकिन अब लाजिम है कि फौरी तौर पर इस हुकूमत को इख्तियार छोड़ देना चाहिए और इंतखाबात में जो भी इंतखाबात की तरफ आता है, जाना चाहिए। यही सवाल लेके मैं मियां जाहिद हुसैन साहब की तरफ जा रहा हूँ। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपसे दो सवाल सर मैं कहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एलसी अभी तक मामला तो उलझे हुए हैं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, जिससे हमारी मईशत को, हमारे सनतकारों को, तमाम ताजरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और दूसरा, आप क्या समझते हैं, क्या हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? हमारी मईशत इस काबिल है कि हम इलेक्शन करवा सकें? जहाँ तक एलसीओ का ताल्लुक है ना, अब आपकी जो इनकम है, एक तरफ हम कहते हैं कि जी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और वसूल होना चाहिए। अब हमारी इनकम इस साल जो होनी है वो 55-60 अरब डॉलर के लगभग होनी है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट जो है वो करें 75-80 अरब डॉलर। पिछले साल खान साहब ने भी यही किया कि इनकम थी 60 अरब डॉलर, इंपोर्ट कर ली 80 अरब डॉलर की। 20 अरब डॉलर का जो उसमें करंट अकाउंट खसारा था वो हम आज तक भुगत रहे हैं। इस साल भी अगर हुकूमत ये चाह रही है कि पैरों पे खड़े हो जाएं और 55 अरब डॉलर की अगर हमारी इनकम है तो 55-60 से ऊपर ना जाने पाए इंपोर्ट, मगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम इंपोर्ट भी खोले रखें। यानी हम किसी तरफ भी तो आते नहीं है ना कि किसी मसले को हम हल कर सकें और अपने पैरों पे खड़े होने वाली कोई, हम बातें तो करते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो, मगर जब खड़े होने के लिए हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है तो हम उसमें तावन नहीं करते। उसमें और भी मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल एक जो मैं ऊपर की पंच लाइन बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आ जाए इलेक्शन। अब इलेक्शन करा लें तो इलेक्शन करा लें तो फिर इलेक्शन में क्या गारंटी है कि कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि जी ये धांधली हो गई और हमें जानबूझ के हराया गया, तो फिर इसका मतलब है एक नई हम बहस में शुरू हो जाएंगे और एक नई तो नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है कि ये फिर नहीं कहा जाएगा कि धांधली हुई। जैसे पहले 35 पंक्चर वाली बात आई थी, अब पता लगेगा कि जी अब 200 पंक्चर लग गए। बात ये है कि अगर हमने किसी बात से मानना ही नहीं है और हमने हर चीज को इंतशार का ही बायस बनाना है और लड़ाई झगड़े ही करने हैं, एक दूसरे की टांग ही खींचनी है, अगर हम एज ए कौम एक जगह इकट्ठे ही नहीं हो सकते, अगर इकट्ठे होना है तो इलेक्शन से पहले भी इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होकर कोई चार्टर बना लें, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना लें, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें, किसी एक चीज पे मुत्तफिक तो हो जाए, कोई इलेक्शन रूल्स पे इकट्ठे हो जाए, ताकि पता तो लगे कौम को कि हाँ जी हम ये वोट डालने जा रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे हैं और इलेक्शन के बाद लड़ाई नहीं होगी। हमें तो साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले भी लड़ाई है, इलेक्शन के बाद और बढ़ेगी लड़ाई, इलेक्शन के बाद भी लड़ाई है। यहाँ पे एक अमल हो सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है जाहिद साहब, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी एक ब्रेक। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है मनी बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और ताजिर जो एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सरापा एहतजाज है इस वक्त, और ये मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, किस डगर पे हम जा रहे हैं, इसी के हवाले से हम बात करें। हमारे साथ मारूफ सनतकार मियां जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मारूफ ताजिर
अतीक मीर साहब मौजूद हैं और हमारे साथ सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नईम आवान साहब मौजूद हैं। नईम आवान साहब, आप क्या कहेंगे जो मियां जाहिद हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि एक इलेक्शन होते हैं, फिर धांधली के इल्ज़ामात लग जाते हैं, फिर हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाए, क्या मुल्क में यही रहेगा या इससे हट के भी कुछ होगा? कुछ हमारे सनतकारों को, ताजरों को और हमारी जो कौम है उसको कोई फ़ायदा भी पहुँच सकेगा? देखिए 35 पंचर वाली बात जैसे कि अभी जाहिद भाई ने कही है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे इल्ज़ामात इस मुल्क को 3.5 साल में लगते रहे और ये मुल्क जो चलता रहा, अंडे, मुर्गियाँ, कट्टे, डब्ल्यूसियाँ और भंग से मैशत ठीक करने के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट इस मुल्क को, कौम को बताए गए, फिर पता लगा कि जैतून के तेल से इस मुल्क की मैशत ठीक होनी है, वो भी बहरहाल वो जो उस पर भी अमल नहीं हो सका। लेकिन जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ रखता हो ना, तो उस मुल्क के अंदर फिर यही हालात पैदा होते हैं। ये 3.5 साल का जो नज़ला है ना, ये 3.5 साल का नज़ला आप क्या समझते हैं कि ये 8-9 महीने, साल के अंदर ही हल हो जाएगा? इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए। बात ये कि हम ठीक है, हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन माशी जो सूरत हाल है इस वक्त, आप और हम इस वक्त जो महंगाई का जो समंदर, महंगाई जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बरपा है, अवाम इन चीज़ों से कायल नहीं, अवाम का कुछ लेना देना नहीं है कि आप आओ छोड़ोगे नहीं, करो नौकरियां, 50 लाख मकाना दोगे, गवर्नर हाउस जो है वो गिराओगे, PM हाउस बनाओगे, फिर जो है वो IMF के पास नहीं जाओगे, खुदकुशी करोगे। बात ये कि अवाम को रिलीफ चाहिए होता है। आज मिनी ताजिर इस वक्त परेशान है, आज इंडस्ट्रियल परेशान है, आज तमाम जितने भी इस वक्त ताजिर, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, जो इस वक्त कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, पतारे वाले से लेकर सर हाई प्रोफाइल के जो बिजनेसमैन है, वो परेशान हाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कि इमरान खान साहब का 4 महीने से पट्टा नहीं खुल रहा ना, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपके 9 महीने के अंदर हम जो है वो मैशत को ठीक कर देंगे। मैशत ठीक करने के लिए हम इंतजार के अंदर बैठे। ठीक है, हमारा मायदा जो IMF के साथ होना है, किस्त आनी है, उस किस्त के आने के बाद बहुत सारा डॉलर जो है वो अपनी जगह पे जो है वो इस्तेकाम करेगा, डॉलर के रेट को नीचे आएंगे। फिर IT के शोबे के ऊपर इस वक्त हम बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। CPEC जो 3.5 साल में जो काम रुक गया था, जो तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 में दिया था और 2023 के अंदर, ये मैं नहीं कहता, जितनी भी दुनिया के जो लोग बिजनेसमैन है वो खुद ये कहते थे कि सर्वे रिपोर्टें मौजूद थी कि 2023 में तमाम कर्जा पाकिस्तान का ये CPEC जो है ये उतार देगा। लेकिन 3.5 साल सर, आप लोग अमूमन जितने भी ये PDM के बस सियासी पार्टियां हैं जो बरसरे इख्तिदार हैं, वो हमेशा इल्ज़ामात लगाते, इमरान खान साहब ने ऐसा कर दिया, उनकी तो 3.5 साल हुकूमत थी, आप लोगों की हुकूमतें तो ज़्यादा रही हैं। अभी सिंध की अगर हम हुकूमत की बात करें तो 11 साल आसिफ जरदारी साहब हुकूमत करके गए हैं। तो सर उस 11 साल में क्या दिया आवाम को, इस कौम को क्या दिया? अतीक मीर साहब, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए 30 साल ये दो पार्टीज की हुकूमतें रही जी, और 30 साल का गन इमरान खान पे आन पड़ा। ये एक बहुत वाज़ेह बात है, ये कतई तौर पर इस पे किसी पे आप देख सकते हैं। और फिर पाकिस्तान की तारीख में GDP 6% से ऊपर चला गया। कोरोना को भी उसने बर्दाश्त किया, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने 4 साल में तिजारत को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिशें की। लेकिन ये वाज़ेह फर्क देख सकते हैं कि रिजीम चेंज होने के बाद यकीनन उसके पस मंजर बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि रिजीम चेंज होने के बाद आज पाकिस्तान के अवाम अपनी 74-75 साल यानी जो पाकिस्तान की एक उम्र है उसके बदतरीन मुकाम पर हैं। एक ऐसा वक्त भी देखना था कि हुकूमत तो है लेकिन कहीं पर भी गवर्नेंस नजर नहीं आती, कहीं पर भी यानी एक तैयारा 20,000 फीट की बुलंदी पर जब चला जाए तो कप्तान पागल हो जाए और वो कहे कि मैं इससे आगे तैयारा लेके नहीं जा सकता। तो सोचे मुसाफिरों का क्या है, हम उसी तैयारे के मुसाफिर। हमारी हुकूमत हाथ पांव ढीले करके ना तो इसमें कोई निगरान हुकूमत के हवाले करती है, ना खुद गुड गवर्नेंस का इर्तिकाब कर रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अतीक मीर साहब, आपका पॉइंट सर, आपका पॉइंट आ गया। यही पॉइंट लेके मैं मियां जाहिद हुसैन साहब के पास जा रहा हूँ। जाहिद साहब जरा बताइएगा सर, क्या इमरान खान की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, क्या उसमें हमारी मईशत बेहतर थी? क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं इसके हवाले से। देखिए, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कोविड से पहले के दिनों में हमारी इकॉनमी जो है उसमें हमारे जो अपना असद उमर साहब थे, पोस्टर बॉय, वो वजीर खजाना थे,
और उस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो माइनस में जा रही थी। इमरान खान साहब की हुकूमत में। जी, हमारे कर्जे डेफर हो गए और हमें मजीद कर्जे मिल गए, तो कोविड के दिन अच्छे गुजर गए। फिर कोविड में हमारे यहाँ जो कि उतना शिद्दत नहीं थी, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में बेहतर हो गई, क्योंकि वहां पे कोविड बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद जो है फिर भी हम देख रहे थे कि इकॉनमी की हालत क्या थी। ये पीडीएम की हुकूमत आने से पहले इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो गैर मकबूलियत है उसकी मतलब हदों को छू रहे थे। अब पीडीएम की हुकूमत आ गई। अब इसमें 6% वाली इकॉनमी का भी मैं आपको बता दूं, पिछले साल हमने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की, 60 अरब डॉलर की हमारी इनकम थी। जो 20 अरब डॉलर की फालतू इंपोर्ट्स हमने की वो आज तक हम भुगत रहे हैं, यानी उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। वो 20 अरब डॉलर का आज तक हमसे बंदोबस्त नहीं हो सका पूरी दुनिया में, हमने कशकोल लेके घूमने के बावजूद, और उसी वजह से IMF पाबंदियां लगा रहा है। वो जो 6% हमारी इकॉनमी गई थी वो 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की वजह से गई थी, और उस साल में हमने 4.5 अरब डॉलर की गाड़ियां इंपोर्ट की, 17 अरब डॉलर के हमने एग्रीकल्चरल आइटम इंपोर्ट किए, हालांकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और 24 अरब डॉलर की हमने पेट्रोलियम इंपोर्ट की। इतनी ज्यादा लेविश इंपोर्ट्स करने की वजह से शौकत तरीन साहब ने भी कहा था कि हमारी इकॉनमी जो है वो ओवर हीट हो गई है। तो ये हमने जो की उस वजह से हमारी जो है वो 6% पे ग्रोथ गई। अगर हम ना करते उस वक्त भी, अगर हम 80 अरब डॉलर की बजाय 70 अरब डॉलर पे ब्रेकें लगा देते तो आज हमें इतने ज्यादा शदीद करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना ना करना पड़ता, ठीक है। 6% जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है जाहिद साहब, मेरे पास क्योंकि कुछ मिनट रह गए, नईम साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैशत इनके हवाले की थी तो उस वक्त मैं अतीक साहब के मैं थोड़ा इजाफा कर दूं कि बात ये है कि उस वक्त GDP रेट इस मुल्क का 5.8 था जब उनके हैंड ओवर हमने की थी। इस मुल्क को चलता पाकिस्तान दिया था। बलूचिस्तान के जो अमन अमान के हालात थे वो ठीक दिए, गिलगित बल्तिस्तान के शिया सुन्नी फसादात से जो है वो आज़ाद था। कराची के अंदर खुदकुश हमला आवर, यहाँ दहशतगर्दी, रेलवे का निज़ाम चलता हुआ और उसमें माशाल्लाह से उसके अंदर प्रॉफिट ही आ रहा था। बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम, हर निज़ाम इमरान खान साहब को सही दिया गया था। बाशमूल GDP रेट 5.8। फिर एक साल तक इस जो मैशत की सूरत हाल थी, इन्होंने 0/0 माइनस पे ला के इस मुल्क का जो है पट्टा बैठा दिया बुरे तरीके से। 9 माह तो ऐसा जो है वो उमर साहब इसी चक्कर में थे कि हम IMF के पास जाएं या ना जाएं, जो ऐसा ना हो कि वजीर आजम साहब का खुदकुशी ना कर लें कि IMF के पास जाऊंगा, जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिर कौन देख रही थी कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे खुदकुशी कर लूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया क्योंकि वक्त बहुत कम है, नईम आवान साहब मुकम्मल में बात सुन नहीं सकता। अतीक मीर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अब क्या होना चाहिए? अब जो मिनी बजट आ रहा है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो आवाम और पिस जाएगी। मियां जाहिद हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि अब जो बजट आएगा तो वो बहुत ऐसा होगा कि गरीब आदमी तो एक वक्त की रोटी या आटा भी नहीं ले सकेगा। देखिए, वो तो जो आएगा वो तो उस वक्त देखा जाएगा। आज की हालत ये है कि लोगों की कमर टूट चुकी है। अब टूटी हुई कमर पे आप जितनी भी ज़रबात लगाएंगे उसमें आप क्या हशर होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। देखिए, हुकूमत इस बात को साबित करे कि वो अवाम से कुर्बानियां लेने के लिए खुद भी मुखलिस है। ये जो गैर मुल्की दौरे हैं, ये बिला वजह टर्की जाने की कोशिश, बिला वजह गैर मुल्की दौरों की कोशिश, ये अरबों रुपए जो खर्च कर दिए, जो तय्युशात मुफ्त मुराद इनके पास ये हासिल हैं, तो डूबती कश्ती में सबसे पहले भारी बोझ उतारें, अपने मुफ्त जो सहूलतें हैं वो खत्म करने का ऐलान करें। हाल ही में IMF ने कहा कि 17-18 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी तफ्तीश होनी चाहिए, उनके असासे उसको डिक्लेयर करें। अब जरूरत है इस बात की कि वो छुपे हुए जो दो, ठीक है अतीक मीर साहब, आपका पॉइंट सर आ गया क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हुकूमत को साबित करने की ज़रूरत है कि वो कौम के साथ है। अब ये वक्त है और इसी के साथ ही मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमें बहुत अशद ज़रूरत है। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। अतीक मीर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए, और नईम आवान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा, शाखें रहें फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें भी रहें फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। इसी उम्मीद पे कौम
रख रही है नज़र कि एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे, एक दिन अच्छी बातें भी होंगी और हम अपने मुल्क की मईशत के हवाले से, इस गुर्बत के हवाले से कुछ अच्छी बातें भी कर सकेंगे। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त हमें क्या सबक देता है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।